या बेटा गुड मॉर्निंग। बेटा मैं ऑडिबल हूँ, विजिबल हूँ? क्या आप मुझे देख पा रहे हो, सुन पा रहे हो? वेरी गुड। बेटा टिल स्टडी वी कंप्लीटेड 16 ग्रुप एलिमेंट और आज हमें 17 ग्रुप दैट इज हैलोजन स्टार्ट करना है। और आप जानते हो बेटा हैलोजन में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एसिटाइन, चलो एलिमेंट्स होंगे बेटा। इन एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर्स, राइट, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। फिर इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखे तो कैसा आएगा? NH2 NP5, because total number of electron in the valence shell is equal to 5 plus 2 7. NH2 NP5 is the number of electrons present in its valence shell. मतलब यहाँ पर they are having a lack of one electron और वो one electron अगर उन्होंने gain कर लिया तो it will complete its octet। तो हम बोल सकते हैं कि सर this group element is having a common oxidation state of what बेटा? -1। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा दैट इज 17 ग्रुप एलिमेंट से शुरू होगा। राइट हम बात करेंगे बेटा, वी आर टॉकिंग अबाउट ग्रुप 17th कॉल्ड एज ए 7th A ग्रुप एलिमेंट्स। और आप जानते हो बेटा ये 7th A ग्रुप एलिमेंट इज आल्सो कॉल्ड एज ए व्हाट? यस, फ्लोरीन की फैमिली नहीं कहना। we cannot be called it as a family of fluorine bhai, but it will be called as a what? Halogens। it will be called as a what? Halogens। ये है 7th ग्रुप एलिमेंट। एक सेकंड बेटा। बट आज जो चालू करेंगे दैट इज अबाउट द पी ब्लॉक एलिमेंट्स है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं 7th ग्रुप एलिमेंट्स दैट इज ए
ग्रुप 17th वर्टिकल कॉलम में आएगा कॉल्ड एज हैलोजेंस। तो व्हाट आर द एलिमेंट प्रेजेंट ऑन 7th है, ये तो आप सब लोग जानते हो बेटा। एलिमेंट प्रेजेंट ऑन 7th इज फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 80 एस्टाटाइन। अब हम 12th क्लास में है, मैं आपको ऐसा तो लिखा के नहीं दूंगा ना, F is called as a fluorine, Cl called as a chlorine, अच्छा नहीं लगता। ये आप 11th क्लास में पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़ चुके हो, राइट। बेटा ये जो 80 है ना एस्टाटाइन, इसको स्टार मार देंगे क्योंकि ये रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स हैं। अब बात करेंगे ये सब। बेटा इसकी एटॉमिक नंबर 9 है और आपको बताया था मैंने, मैजिक नंबर याद कीजिए 2,8,8 बाई 18,18,32। आपको ये यहाँ से एलिमेंट ऐड करने, नंबर्स ऐड करने। बेटा 9 + 8 पकड़ो, कितना आ रहा 17। भाई 17 + 18 पकड़ो, कितना आ रहा 17 + 18 बेटा 15, 35। 35 + 18 पकड़ो, हाँ बेटा 8 + 5 3, 3 4 43, 43 + 32 पकड़ो, 40 + 30 73, 73 74 75, सही है ना बेटा। 43 + 32, 3 और 2 5, 4 और 3 7, 75 75। अगर आप इनकी कॉन्फ़िगरेशन लिखना चाहो तो आप ऐसे लिखोगे, हाँ बेटा ये हीलियम होगा, देन नियॉन, देन आर्गॉन, देन क्रिप्टॉन, देन जेनॉन। ये कंडेंस कॉन्फ़िगरेशन लिख दिए। अब 9 है तो 1s2 होगा, 2s2 2p5, 5 + 2 7 + 2 9। तो सर ये 3s2 3p5 पे आएगा। बेटा ये 4s2 4p5, लेकिन बीच में 3d10 भी आ जाता है, वेरी गुड। सर ये 5s2 4d10 और 5p5 भी आ जाता है। ये बेटा 6s2 होगा, 4f की 14 होगी, 5d का 10 होगा और 6p का 5। ये वैलेंस शेल है भाई। बेटा ये वैलेंस शेल में आपको क्या दिख रहा है कि सर इससे हम जनरल ईसी बना सकते हैं, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या सर ns2np5, मतलब टोटल 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल। भाई 7 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल मतलब क्या हो गया, यस बिलोंग्स टू 7th ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। आपसे पूछा जाता है भाई इसको हैलोजेंस क्यों कहते हैं। बेटा हैलोजेंस का मतलब होता है, हैलो मतलब सी सॉल्ट होते हैं, एंड जेंस का मतलब होता है दैट इज कॉल्ड एज ए प्रोड्यूसर। हाँ बेटा सी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग सॉल्ट। तो ये हैलोजेंस का मतलब है कि ये ऐसे सॉल्ट है, मींस वी कैन से इट इज ए सी सॉल्ट प्रोड्यूसिंग। ऐसे सॉल्ट आपको सी में मिलते हैं, कॉल्ड एज ए हैलोजेंस। सही बेटा ऐसे ही कुछ है, एनसीईआरटी में ऐसे ही लिखा हुआ आप देख सकते हो। हैलो मींस सी सॉल्ट, मिलने वाले सी में मिलने वाले सॉल्ट। जेंस मतलब प्रोड्यूसिंग, सॉल्ट मतलब सी में प्रोड्यूस होने वाले सॉल्ट कॉल्ड एज ए हैलोजन, राइट। ns2np5 इसकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ हमको सीखना क्या है बेटा, यहाँ पर ये सब नहीं, हमको इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी सीखनी है। और आई होप फिजिकल प्रॉपर्टी में पहला तो एटॉमिक रेडिया आयनिक रेडिया होता है। सर फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट, तो पहली बात करो सर एटॉमिक रेडिया। बेटा एटॉमिक रेडिया हो या आयनिक रेडिया हो, एटॉमिक रेडिया हो या आयनिक रेडिया हो, क्या होगा बेटा, डाउन द ग्रुप इंक्रीजेस। यस सर, atomic radii, ionic radii, we can say increases down the group, increases down the group। अब रीजन आपको भी मालूम हो गया होगा, अब तक तो हम इतने पढ़ते आए, सबको रीजन तो मालूम ही हो गया होगा। क्यों बेटा इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, बिकॉज डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन एंटर्स इनटू द न्यू शेल। डिफरेंशिएटिंग इलेक्ट्रॉन नए शेल में एंटर करेगा, देन इट विल बी कॉल्ड एज अ व्हाट, एटॉमिक साइज इंक्रीज होते जाएंगे एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप। हाँ अब मैंने अकरेंस की बात नहीं किया, आई विल टेल यू लेटर ऑन। इसके बाद में आएगा बेटा आयनेशन एनर्जी की बात करो, तो ये इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप में आप जानते हो, फ्लोरीन, देन क्लोरीन, देन ब्रोमीन, देन आयोडीन। तो ये साइज हो गई या रेडिया हो गया, इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। सेकंड वन बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी या आयोनाइजेशन पोटेंशियल कहो। भाई ये तो आप सब जानते हो, आयनेशन पोटेंशियल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। इनवर्सली था ना बेटा, कैसे देखो, जितनी बड़ी साइज उतनी कम आयनेशन, जितनी छोटी साइज उतनी ज्यादा आयनाइजेशन। बेटा आयनाइजेशन मतलब इलेक्ट्रॉन निकालना है,
और ऑब्वियसली हम जानते हो इनमें से इलेक्ट्रॉन निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि सारे के सारे नॉन मेटल है। इलेक्ट्रॉन लेते हैं बेटा, देते नहीं है। अगर मैं बात करूं फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन से एक इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं क्या? नहीं। क्यों? कि उसकी साइज बहुत ही छोटी होने के कारण हम क्या करेंगे बेटा, आयनेशन एनर्जी नहीं कर, लेकिन दिया है क्या बोलेंगे, आयनेशन पोटेंशियल इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। बेटा डाउन दी ग्रुप इंक्रीजेस हो रही है, तो आयनेशन पोटेंशियल या आयनेशन एनर्जी क्या होगी, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। चलो ये क्या हो गया बेटा, डिक्रीजेस डाउन दी ग्रुप। कोई डाउट है इसमें? दैट मीन्स आप कहां से इलेक्ट्रॉन इजीली रिमूव कर सकते हो, आयोडीन से इजीली रिमूव कर सकते हैं ना, आयनेशन एनर्जी बहुत कम है बेटा। लेस द आयनेशन एनर्जी इजीली इट विल आयोनाइज। अगर इजीली इट विल आयोनाइज हो गया, तो आयोडीन का आपको आयोडीनियम आयन मिलेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे आयोडीनियम आयन आ गया, तो इससे कंपाउंड आपका आसानी से बनेगा, कंपेयर टू द कंपाउंड फॉर्म बाय द फ्लोरीन। अब ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, बट मैं आपको बताना चाहूंगा, हमारी एनसीईआरटी में दिया गया है, एज एटॉमिक साइज इंक्रीजेस आयनेशन पोटेंशियल डिक्रीजेस। पर एक बात अगर आप जनरली देखना चाहो, तो कोई भी हैलोजन इलेक्ट्रॉन लूज करना नहीं चाहेगा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन गेन करा के ऑक्टेट कंप्लीट करना चाहेगा, क्योंकि गेन करने से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट -1 आती है, और ये ऑक्टेट को स्टेबल, इसकी स्टेबिलिटी अचीव हो जाती है। तो बेटा कोई भी गेन करा के एक्टिव अपनी स्टेबिलिटी को अचीव करना चाहेगा, लूज करके नहीं करना चाहेगा। बट जनरल रूल बताता है कि जैसे आप डाउन दी ग्रुप जाओगे, एटॉमिक साइज बढ़ेगा, एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो आयनेशन एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। ये उसका कंसेप्ट है, लिख लो बेटा यहां तक। सही है बेटा, आगे देखो। अब हम बात करेंगे अबाउट द थर्ड वन, कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन स्टेट। बेटा ये जो हैलोजेंस में अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेज की बात करो, तो आप जानते हो NH2 NP5 इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल दिखा रहा था। जनरल कॉन्फ़िगरेशन देखो आप, क्या दिखा रहा था बेटा, NH2 NP5 दिखा रहा था, सही है ना। दैट मींस हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन इन द वैलेंस शेल, 5 + 2 7। तो बेटा स्टेबिलिटी कैसे अचीव होगी, तो बोलना सर बाय गेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। तो कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप की क्या होगी सर, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट इस ग्रुप की होगी, यस सर, कितना, +1। वेरी गुड बेटा, कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट इज इक्वल टू +1। तो पॉइंट नंबर 3 जोड़ दो, दैट इज ऑक्सीडेशन स्टेट। क्या रहा बेटा, ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी, हैलोजेंस की। तो लिखना बेटा वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। कैसे, देखो, -1 भी हो सकता, +1 भी हो सकता बेटा, +3 भी हो सकता, +5 भी हो सकता, और +7 भी हो सकता। इतनी ऑक्सीडेशन स्टेट की यहाँ पर वेरिएशन है। इसका मतलब ये नीट में पूछा गया था, क्या फ्लोरीन की पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, तो बोलना ना, फ्लोरीन shows only -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। हाँ बेटा, ये अपनी कभी पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाएगा, याद रखो। इट ऑलवेज शोज -1 ऑक्सीडेशन स्टेट। क्यों, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स बेटा नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं। लेकिन आप क्लोरीन की बात करो, हाँ, अब ये अलग अलग आपको ऑक्सीडेशन स्टेट दे सकता है क्लोरीन। कैसे, सुनो बेटा, इसकी एटॉमिक नंबर 17 है, तो कॉन्फ़िगरेशन बैठ गई इसकी नियॉन 3s2 3p5। भाई यहां देखिए 2, और यहां देखिए 5। हो सकता है एक इलेक्ट्रॉन लूज करे, हो सकता है इलेक्ट्रॉन गेन भी करे। बाय लूजिंग +1, बाय गेनिंग -1। तो क्या मैं क्लोरीन को अपने ग्राउंड स्टेट कॉन्फ़िगरेशन में +1 -1 दिखा सकता हूँ? हाँ सर, दिखा सकते हो। लेकिन बेटा उसी का
फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बना के देखो, यहां से इलेक्ट्रॉन उड़ के वहां गया, 3s2 तो एज इट इज होगा, 3p5 का 3p4, 3d0 जो था 3d1 पे आ गया। अब देखो सर, क्योंकि आपको वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन ही तो लिखनी है भाई, राइट। अब देखो यहां पर ये कितने बेटा, 3, मतलब यहां पर क्या करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है। तो क्लोरीन शोज +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इतना ही नहीं सर, सेकंड एक्साइटेड स्टेट भी बना लो बेटा, ये 3s2 होगा, 3p4 बिकम 3d3, 3p3, 3d1 बिकम 3d2। तो यहाँ जो 5 बॉक्स थे, 5 में 2, यहाँ जो 3 बॉक्स में 4 इलेक्ट्रॉन थे, अब एक एक आ गए, और ये 3s का आपका ऐसे ही हो गया, 1 2 3 4 5। क्लोरीन शोज +5 ऑक्सीडेशन स्टेट इन इट्स सेकंड एक्साइटेड स्टेट। सर थर्ड एक्साइटेड भी बनता है, हाँ भाई बनता है, तो 3s1 होगा, 3p3 होंगे, और ये इलेक्ट्रॉन यहां से उड़ के 3d2 में जाके 3d3 बना ले, और जब 3d3 बना लेता है, 1 2 3 3 6 + 1 7, और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट आ गई बेटा +7। चलो उसका स्क्रीनशॉट ले लो। वेरी गुड बेटा। अब आएगा प्रॉपर्टी, जनरल प्रॉपर्टी नंबर 4, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। अब आप जानते हो विच इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट बेटा 7th में? यस यस, फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। And which is the most electron affinity element? Yes, chlorine is the most electron affinity elements among all the elements in the periodic table. हाँ बेटा यही है, fluorine is the most and chlorine is the most electron affinity. Then the fourth one we'll see about the electronegativity. Sir, electronegativity decreases down the group. इसका मतलब फ्लोरीन की वैल्यू होगी 4, क्लोरीन की वैल्यू है 3, ब्रोमीन की वैल्यू, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन 2.8 और आयोडीन 2.5। इसका मतलब ये जो आपका फ्लोरीन है, इट इज द मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल, एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल। और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, उतनी टेंडेंसी टू अट्रैक्ट इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा। सो फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक table. That means down the group electronegativity decreases. बेटा फिजिकल स्टेट के साथ में कलर भी जोड़ के देखो, बेटा ये सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। बेटा ये दोनों तो गैस है सर, ये लिक्विड है और ये सर सॉलिड है। ऐसा क्यों हो गया? जब एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप, जैसे ऊपर से नीचे आओगे एटम की साइज बढ़ेगी। बेटा एटम की साइज बढ़ेगी तो वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा, वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो लंदन डिस्पर्शन फोर्स बढ़ता है। वही तो है ना बेटा, आयन आयन इंड्यूस डायपोल अट्रैक्शन इंक्रीजेस। और जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फिजिकल स्टेट गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड बन जाएगा। यस, तो ये कलर बताइए सर, येलो कलर, ये बेटा ग्रीनिश येलो है,
ये एनसीईआरटी में दिखा हुआ है तो मैंने आपको बता दिया। एनसीईआरटी से ही आपको याद करना है। येलो, ग्रीनिश येलो, ऑरेंज रेड, वॉयलेट, ये आएगा ऑरेंज रेड, और ये आएगा कुछ वॉयलेट कलर का। सॉलिड है बेटा, या तो वॉयलेट लिखो या बेटा वॉयलेट लिख सकते हो, या वॉयलेट ब्लैक भी लिख सकते हो, या डार्क वॉयलेट भी लिख सकते हो। दैट इज है डार्क वॉयलेट। राइट, बना लो इसको। बेटा फिजिकल स्टेट में क्या है देखिए, एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, van der Waals force of attraction increases, obviously physical state changes from gas to liquid, liquid to solid। और ये कलर याद रखना है। तो कैसे करेंगे बेटा, डाउन दी ग्रुप यहां लिखना है ऐसा, डाउन दी ग्रुप atomic size increases and van der Waals force of attraction increases, van der Waals force of attraction increases। तो बेटा डाउन दी ग्रुप एटॉमिक साइज इंक्रीजेस, van der Waals force of attraction increases, hence hence physical state physical state changes from physical state changes from gas to liquid and then liquid to solid। राइट बेटा, ये एक्चुअल में ऑर्डर होती है, देख लीजिए इसे। बेटा नेक्स्ट सिक्स्थ वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। ये लिख दिया आपने, गुड। बेटा नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। आई होप आपको मालूम होगा, इसमें थोड़ा सा एक्सेप्शनल नहीं, अच्छा सा एक्सेप्शनल है। व्हाट इज दैट, होना तो चाहिए एफ शुड बी मोर एफिनिटी देन सीएल, पर होता क्या है बेटा, सीएल विल हैव ए मोर एफिनिटी वैल्यू देन एफ। उसके पीछे रीजन आपको मालूम है, डेफिनेशन ही बता रहा है कि डेफिनेशन क्या होता है बेटा। व्हाट इज मीन बाय एफिनिटी, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन एंड टू कीप द इलेक्ट्रॉन। बेटा अट्रैक्ट करके रखेगा वो एफिनिटी है, सिर्फ अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी अगर होती तो वो नेगेटिविटी होती है। तो यहाँ पर फ्लोरीन के पास जगह ही नहीं है, कहाँ है, आर यू हैविंग एनी वैकेंट ऑर्बिटल विद द फ्लोरीन, नहीं है सर। 2s to 2p5 खाली जगह ही नहीं है, राइट right? जो भी है 2p5 में एक अनपेड है उसको पेड अप कर देगा, पर क्लोरीन के पास वैकेंट ऑर्बिटल अवेलेबल है, इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट भी करेगा और रखेगा भी। तो जिसकी रखने की टेंडेंसी ज्यादा, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी लिबरेट कर सकता है। हाँ बेटा, जिसकी रखने की टेंडेंसी ज्यादा, वो ज्यादा अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज कर सकता है, तो उसकी एफिनिटी वैल्यू ज्यादा होगी। राइट, आई थिंक पॉइंट नंबर 6 होगा, दैट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी
बेटा इस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को आप ऐसा भी बोल सकते हो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज ऑल्सो कॉल्ड एज व्हाट बेटा, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। बेटा ये इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब क्या होगा, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन। देखो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, एक्स इज द हैलोजन बाय गेनिंग वन इलेक्ट्रॉन, ये एक नेगेटिव चार्ज तो दे दिया है, मतलब ये when the electron is added to the neutral isolated gases atom, amount of energy liberated is called as affinity। तो भाई ये आपकी एफिनिटी होगी, और ये एफिनिटी को लिखा ऐसे जाता है, डेल्टा एच इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई ए, और माइनस ऑफ ई ए मतलब एनर्जी लिबरेट होगी, तो प्रोसेस क्या होगा बेटा आपका, एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये तो आप फर्स्ट ईयर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन पीरियोडिसिटी में पढ़ चुके हो, राइट। तो मतलब नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप बोले तो भी चलेगा, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ये एक्सेप्शनल मतलब ये जनरल स्टेटमेंट है, बट एक्सेप्शनल ये है बेटा, एक्सेप्शनल ये है कि आपकी Cl की एफिनिटी F से बड़ी है। रीजन, बिकॉज क्लोरीन हैज अ टेंडेंसी टू अट्रैक्ट एंड टू कीप द इलेक्ट्रॉन, बट फ्लोरीन के पास जगह नहीं है, तो ऐसे लिख दो ना छोटा रीजन, Cl की एफिनिटी F से ज्यादा है, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ बेटा, बिकॉज ऑफ स्मॉलर साइज ऑफ F एटम। स्मॉलर द साइज, टेंडेंसी टू अट्रैक्ट ज्यादा होगा बट टेंडेंसी टू कीप नहीं होगी, हैंस एफिनिटी वैल्यू Cl की ज्यादा है F से। ये याद रहेगा, और यही कंसेप्ट यही एग्जाम में IIT मेंस में या तो आपके नीट में यही पूछा जाता है। व्हाट पॉइंट, चलो बेटा 7th पॉइंट पे देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, ये भी एक्सेप्शनल है भाई। आई टेल यू, ये स्टार मार्क एक्सेप्शनल था, और ये भी स्टार मार्क आपका एक्सेप्शनल है। बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, बेटा बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी मतलब या बॉन्ड एनर्जी, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा आप लोग। बेटा ये हैलोजेंस है, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, आप तोड़ दो क्या बनेगा, ये एटम बनेंगे, और जितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी ब्रेक करने की लगेगी, हेंस द अमाउंट ऑफ एनर्जी गेट एब्सॉर्ब, तो ये डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव, मतलब प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक होगा। बेटा अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो रिक्वायर्ड एनर्जी है तो एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी होगी, तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, मतलब प्रोसेस आपका एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। फिर आप ये भी जानते हो, सुनो सुनो सुनो, फिर आप ये भी जानते हो कि सर अपनी जो बॉन्ड एनर्जी होती है वो आपके बॉन्ड लेंथ से इनवर्सली प्रोपोर्शनल करता है। हाँ बेटा ये भी तो सही है। फिर आप ये भी जानते हो, डाउन द ग्रुप बॉन्ड लेंथ इंक्रीजेस, बॉन्ड एनर्जी डिक्रीजेस। तो हमको ऐसा लगता है F2 Cl2 Br2 I2, बेटा ये बॉन्ड एनर्जी हमको लगता है कि ये ऑर्डर होना चाहिए, मतलब ये ऑर्डर आपकी एक्सपेक्टेड होना चाहिए, लेकिन बताओ बेटा ये गलत है। तो क्या सही है सर, क्लोरीन, फिर आएगा ब्रोमीन, फिर आएगा फ्लोरीन, और फिर आएगा, तो ये है आपकी एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी। तो ये एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी ऐसा क्यों आया, ऐसा क्यों नहीं आया बेटा, रीजन वही है, ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ए फ्लोरीन, जितनी छोटी साइज होगा इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन का रिपल्शन होगा, मतलब लोन पेयर रिपल्शन होगा, और दोनों एटम अपने आप से दूर चले जाएंगे। लेट मी एक्सप्लेन यू रीजन क्या है बेटा, या ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ ड्यू टू स्मॉलर साइज ऑफ फ्लोरीन, लोन पेयर रिपल्शन अकर। बेटा जितना लोन पेयर रिपल्शन अकर होगा, एटम अपने आप दूर चले जाएंगे। आई शो यू, डोंट वरी। देखो बेटा ये फ्लोरीन है, और ये इसके अपने आप में 3 लोन पेयर है, ये बॉन्ड फ्लोरीन है, और ये अपने आप में 3 लोन पेयर है। स्मॉलर द साइज, तो लोन पेयर रिपल्शन करीब आ गए,
और जितने करीब होगे उतना रिपल्शन होगा। एटम अपने आप में दूर जाएगा और बॉन्ड अपने आप में टूट जाएगा। मतलब इसकी जो बॉन्ड एनर्जी है इन दोनों से तो कम है। किन दोनों से? क्लोरीन ब्रोमीन से कम है, लेकिन आयोडीन से ज्यादा है। गॉट द पॉइंट? तो ये एक्चुअल बॉन्ड एनर्जी एग्जाम में पूछता है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द बॉन्ड एनर्जी ऑफ द हैलोजेंस लिख लो सर, स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। सर एग्जांपल नंबर 8, आई मीन प्रॉपर्टी नंबर 8, नेचर ऑफ कंपाउंड। सर ये क्या आयनिक कंपाउंड बना सकते हैं? यस सर। सर ये कोवैलेंट बना सकते हैं? यस सर। तो आयनिक कब बनाएगा, कोवैलेंट कब बनाएगा? चलो मैं आपको छोटा सा एक मेथड दे दूं, मेथड से समझ जाओ कि आयनिक कब बनाएगा और कोवैलेंट कब बनाएगा। राइट बेटा? व्हेन इट इज गोइंग टू फॉर्म द आयनिक एंड व्हेन इट इज गोइंग टू फॉर्म द कोवैलेंट, वो भी सीख लेंगे। देखो बेटा, हैलोजेंस कभी हैलाइड बनाएगा तो हैलाइड से मिलने वाले सारे कंपाउंड आपके क्या हो गए? आयनिक हो गए। हाँ सर। देखो नेचर ऑफ कंपाउंड पकड़ लो बेटा, नेचर ऑफ कंपाउंड। एग्जांपल बेटा ये हैलोजन है, इसमें आपने इलेक्ट्रॉन डाल दिया तो आपको क्या आ गया? हैलाइड आयन। भाई हैलाइड आयन मतलब ये नेगेटिव है तो किसी पॉजिटिव से जुड़ जाएगा, और पॉजिटिव से जुड़ जाएगा तो ऐसे आयन से मिलने वाले कंपाउंड आपके क्या हो गए? तो यू मस्ट बी कॉल्ड इट एज ए आयनिक कंपाउंड। क्या होगा बेटा? आयनिक कंपाउंड। लेकिन अकेला हैलोजन है और इस हैलोजन से जुड़ के दूसरा हैलोजन जुड़ जाएगा तो ऐसे जो कंपाउंड हो गए ये हैलोजन एटम है भाई। और हैलोजन एटम से कंबाइन होके जो कंपाउंड देगा वो कंपाउंड का नेचर कैसे होगा? कोवैलेंट कंपाउंड होगा। जैसे सर भाई क्लोरीन से क्लोरीन जुड़ गया तो Cl2 मॉलिक्यूल कोवैलेंट इन नेचर। भाई F नेगेटिव और Na पॉजिटिव बना दिया NaF आयनिक कंपाउंड। तो नेचर ऑफ कंपाउंड ऐसे पहचानते हैं। नाउ नाइन्थ वन, रिएक्टिविटी की ऑर्डर। हाँ बेटा, रिएक्टिविटी की ऑर्डर। हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल्स है। क्यों? क्योंकि टेंडेंसी क्या होती है बेटा इनकी? टू कंबाइन और टू टेंडेंसी टू गेन द इलेक्ट्रॉन एंड टू फॉर्म द हैलाइड आयंस। तो ऐसे बोलो, हैलोजेंस आर हैलोजेंस आर आर हैलोजेंस आर हाईली रिएक्टिव नॉन मेटल। अब हाईली रिएक्टिव में उसमें भी सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन है? तो बोलना फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव देन क्लोरीन देन ब्रोमीन देन आयोडीन। ये एक्चुअल रिएक्टिविटी की ऑर्डर है। अब ये ऐसा क्यों हो गया? आप बोलो क्योंकि फ्लोरीन की डिसोसिएशन एनर्जी कम है और फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या पूरे हैलोजेंस में देखो आप ऐसा रीजन लिख सकते हो व्हाई इट इज लाइक दैट। तो ड्यू टू बेटा पॉइंट नंबर ए, लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। सारे हैलोजन की बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी कम होती है बाकी नेबरिंग ग्रुप एलिमेंट से, और उनकी इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी ज्यादा होती है। बी, हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हो, गॉट द पॉइंट, और जितनी लो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी हो उतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है। तो ये कॉमन थे बेटा जो मैंने आपको बता दिया, ये 9 दीज आर द जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ द हैलोजन। इसके बाद हम देखेंगे, सॉरी बेटा, इसके बाद हम देखेंगे दैट इज अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ए हैलोजन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। केमिकल प्रॉपर्टीज में हम सबसे पहला वाला पॉइंट कवर करेंगे दैट इज ऑक्सीडाइजिंग पावर। सबसे इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीडाइजिंग पावर। अच्छा आप बताइए बेटा, सारे हैलोजन की टेंडेंसी टू अंडरगो रिडक्शन थी या ऑक्सीडेशन है? ऑल हैलोजेंस।
हाँ बेटा, इनके वैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की है, और जिसकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन गेन करने की होगी, दैट मींस इट अंडरगो रिडक्शन, सो इट एक्ट एज वेरी गुड स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। वेरी गुड बेटा, यही तो कंसेप्ट पढ़ाना है, और इसी कंसेप्ट से तो आप ब्लॉक्स कर पाओगे। हाँ बेटा, ब्लॉक्स करने के लिए आपको क्या होना, यही तो कंसेप्ट होना है। लेट मी टेल यू केमिकल प्रॉपर्टीज पे आइए बेटा। केमिकल केमिकल प्रॉपर्टीज, और सबसे पहले ये केमिकल प्रॉपर्टीज में हम जो जानने वाले हैं या सीखने वाले हैं, दैट इज अबाउट, या बेटा दैट इज अबाउट ऑक्सीडाइजिंग नेचर। अब आप बताइए बेटा, हैलोजेंस कैसे होते हैं? तो मतलब हैलोजेंस आर द स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसा क्यों? इट डिपेंड्स ऑन, एक तो उसका आयनेशन पोटेंशियल पे डिपेंड करेगा, एक तो उसका बॉन्ड एनर्जी पे डिपेंड करेगा बेटा, एक उसका इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे डिपेंड करेगा, और एक उसके हाइड्रेशन एनर्जी पे डिपेंड करेगा। राइट बेटा, हम बोलेंगे these halogens are undergo reduction, act as an are strong oxidizing agent. It depends on SRP value. हाँ बेटा, it depends on E naught value. Sir, what is the E naught value? SRP value. What is the SRP value? Standard reduction potential value. और बेटा ये SRP वैल्यू किस पे डिपेंड करती है? बॉन्ड एनर्जी पे, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, और बेटा एक हाइड्रेशन एनर्जी पे। ये तीन वैल्यू पे डिपेंड करती है उसकी SRP वैल्यू। तो SRP वैल्यू जितनी ज्यादा नेगेटिव, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, और SRP वैल्यू जितनी ज्यादा पॉजिटिव, एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखो बेटा, ऑक्सीडाइजिंग नेचर ऑफ हैलोजन बताना है, तो दे एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। दैट मींस इट डिपेंड्स ऑन व्हाट? SRP वैल्यू। और फिर लिख सकते हो सर, SRP वैल्यू, SRP वैल्यू डिपेंड्स ऑन, बेटा SRP वैल्यू डिपेंड्स ऑन तीन पे, कौन सा? एक लगा दो, बॉन्ड एनर्जी, इट डिपेंड्स ऑन बॉन्ड एनर्जी, बेटा इट डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, बेटा इट डिपेंड्स ऑन हाइड्रेशन एनर्जी। ये तीन वैल्यू पे SRP वैल्यू डिपेंड करेगा। इसका मतलब, इसका मतलब बेटा अगर आपकी SRP वैल्यू मोर नेगेटिव हो, लिख दूं मैं, मोर नेगेटिव SRP act as strong reducing agent, but a strong reducing agent, and more positive SRP value act as strong ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आप बताइए बेटा, आपका हैलोजन तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कर रहा है, मतलब SRP वैल्यू आपकी क्या आना चाहिए? पॉजिटिव आना चाहिए। और ये पॉजिटिव आएगी या नहीं आएगी, डिपेंड कुछ पे करेगा? उसकी बॉन्ड एनर्जी पे, हेलो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पे, और हाइड्रेशन एनर्जी पे। एग्जांपल करा देंगे बेटा, देखो इसका अच्छा सा एग्जांपल है। पहले आप बॉन्ड एनर्जी निकालो। बेटा ये हैलोजन इन द फॉर्म ऑफ गैस था, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक द बॉन्ड, तो ये हो गया। आप इसको 1/2 कर लो, ये होगी आपकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। क्योंकि हैलोजन से हैलोजन जुड़ा होगा, बॉन्ड तोड़ो, जो एनर्जी लगेगी वी कैन कॉल इट एज ए बॉन्ड एनर्जी। पहला स्टेप। सेकंड वाला बेटा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब एफिनिटी कैसे होगा? आपके पास आइसोलेटेड न्यूट्रल गैसेस एटम में एक इलेक्ट्रॉन डालो, तो डालने से आपके पास यूनी नेगेटिव गैसेस आयन आएगा, और जो एनर्जी लिबरेट करेगी उसको आप कहते हो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, या तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। अब आएगा हाइड्रेशन। भाई आप जानते हो, ये यूनी नेगेटिव गैसेस आयन में आपने वाटर मॉलिक्यूल में डाल दिए, तो जैसे ही डाल दिए ये आपका यूनी नेगेटिव गैसेस आयन बेटा कन्वर्ट हो गया यूनी नेगेटिव एक्वास आयन, और जैसे ही एक्वास फॉर्म में बन गया, एनर्जी जो लिबरेट होती है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड एज ए व्हाट? हाइड्रेशन एनर्जी।
अब आपको करना क्या है बेटा, तीनों को ऐड कर लो। बाय एडिंग ऑल द थ्री टुगेदर क्या मिलेगा, देखो सर, देखो 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 सर, बेटा ये इक्वल आयंस अपोजिट साइड के कैंसिल हो गए भाई, ये इससे कैंसिल हुआ, बचा क्या है 1/2, क्या x2 इन द फॉर्म ऑफ गैस। बेटा एक इलेक्ट्रॉन देखो गेन किया गया है, दिख रहा है, वेरी गुड। इट गिव्स राइज टू व्हाट, बेटा यहाँ देखिए बचा अकेला ये, दैट इज एक्स नेगेटिव इन द एक्वा स्टेट। तो यहाँ कहीं आपको एक्वस मेंशन करना पड़ेगा ये वाला, तो एक्वा स्टेट में आ गया। इससे जो एनर्जी आने वाली है वो होगी ई नॉट रिडक्शन, मतलब एसआरपी वैल्यू, स्टैंडर्ड क्या है बेटा, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू, राइट। और ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, वो डिसाइड करेगा कि आपका ये जो एलिमेंट है, आई डोंट नो क्या है, हमको तो मालूम है हेलोजन, पर आई डोंट नो ये क्या है। जितनी ज्यादा नेगेटिव वो उतना एक्ट एज एन रिड्यूसिंग एजेंट, जितनी ज्यादा पॉजिटिव ये एलिमेंट भी एक्ट एज एन व्हाट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, राइट बेटा। बना लो इसे, बन गया। अब देखो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, राइट बेटा। 1/2 1/2 1/2 1/2, ये वाला, राइट। गैसेस स्टेट में ही हो गए सर, जी 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 जी। सर एक एक इलेक्ट्रॉन ऐड करने हैं, हाँ बेटा। क्या आएगा, फ्लोराइड आयन, कैसे, AQ, क्लोराइड आयन, ब्रोमाइड आयन एक्वस फॉर्म, और आयोडाइड आयन कैसे बेटा, एक्वस फॉर्म। तो इन सबकी ई नॉट वैल्यू निकालो बेटा, इन सबकी क्या निकालो, ई नॉट वैल्यू। बेटा इन सबकी ई नॉट वैल्यू, और ये एनसीईआरटी में वैल्यू दी गई है 2.87 वोल्ट, 1.36 वोल्ट। बेटा बढ़ रहा या कम हो रहा, कम हो रहा। 1.01 वोल्ट, सर कम ही तो हो रहा। 0.52 वोल्ट, बोलो बेटा, डाउन दी ग्रुप एसआरपी वैल्यू डिक्रीजेस। बेटा सारे पॉजिटिव है, सारे के सारे एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, नो डाउट, बट टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर गेट डिक्रीजेस। इसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा है, किसी दूसरे को इजीली ऑक्सीडाइज कर देगा, बट जैसे जैसे नीचे आओगे टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर एलिमेंट गेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। हाँ बेटा ये वैल्यू याद नहीं करना है, मुझे बताना था, एनसीईआरटी में दी गई है, तो ये ऑर्डर में देखो, टेंडेंसी टू ऑक्सीडाइज अदर एलिमेंट गेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप, क्योंकि उसकी एसआरपी वैल्यू डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप हो रही है, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका भी। मतलब इससे हमको एक रूल मिलेगा, सुनो बेटा, ये जो मैंने वैल्यूज लिख के दिया बेटा, इससे हम एक रूल बना सकते हैं। बेटा यहां से एक रूल बनाएंगे, हायर द एसआरपी वैल्यू, एक छोटा सा रूल बनाएंगे। बेटा हायर द ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, समझ में आ रहा बेटा, हायर द ई नॉट रिडक्शन पोटेंशियल, मतलब हायर द एसआरपी वैल्यू, स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट,
स्ट्रॉन्गर विल बी द ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। बोलो बेटा, इसमें सबसे अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? फ्लोरीन F2 या Cl2? तो दिख क्या रहा है बेटा? F2। तो मैं लिखूंगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ऑर्डर लिखो भाई, तो बोलना F2 मोर देन Cl2 देन Br2 देन I2। ये ऑर्डर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की होगी। सर रिड्यूसिंग एजेंट की लिखो। उल्टा देखो, ये उल्टे हैं अभी। कैसे बेटा? रिड्यूसिंग एजेंट F नेगेटिव, Cl नेगेटिव, Br नेगेटिव, I नेगेटिव। क्योंकि जब आप यहां से यहां जाओगे, SRP अगर पॉजिटिव है तो रिवर्स जब आओगे F नेगेटिव से F2, तो आपकी ये जो वैल्यू है SRP वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी बेटा। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव SRP वैल्यू होगी उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा। तो भाई इसमें देखो ये -2.87, ये आ रहा -1.3, -1.1, 1.01, -0.52। इसका मतलब क्या हो गया बेटा? अगर इसको आप रिवर्स कर दो तो ई नॉट वैल्यू जो आपकी पॉजिटिव है वो नेगेटिव हो जाएंगी, और जितनी ज्यादा नेगेटिव वैल्यू हो, हाँ बेटा, दैट मींस एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो यही कंसेप्ट है बेटा जो आपको पढ़ाना था अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। लेकिन एनसीईआरटी में पैराग्राफ और डायग्राम बना के बहुत से बच्चों को कंफ्यूज हो जाता है, तो मैंने एक छोटा सा सिंपल फॉर्म बनाने की कोशिश की है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आया होगा तो उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, प्लीज टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस वन। नाउ केमिकल प्रॉपर्टीज में प्रॉपर्टी नंबर 2, रिएक्शन विद हाइड्रोजन। बेटा हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के क्या बनाएगा? फ्लोरीन है तो HF, क्लोरीन है HCl, then HBr, then HI। we'll see the method of preparation and properties against it। सर रिएक्शन विथ हाइड्रोजन, बेटा हाइड्रोजन से रिएक्ट करा के क्या बनाएगा? हाइड्रोजन हैलाइड। जैसे कि अगर ये हैलोजन है, ये हाइड्रोजन है, तो क्या देगा सर? हाइड्रोजन हैलाइड HXC देगा। भाई ये तो आप सबको मालूम पड़ रहा। ये होगा फ्लोरीन, ये होगा क्लोरीन, ये होगा ब्रोमीन, ये होगा आयोडीन, और सारे के सारे ऑन कंबाइनिंग विथ हाइड्रोजन्स and they form their hydrogen halide HF, HCl, HBr और HI। बड़ा कॉमन मेथड है बेटा ये प्रिपरेशंस का, सब बच्चे जानते हैं इसके बारे में, राइट? देख लीजिए बेटा इसको, HF, HCl, HBr एंड HI। लेकिन एनसीईआरटी में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। व्हाट द एनसीईआरटी सेज दैट बेटा, कि ये HF बनाने के लिए आपके पास लाइट हो या ना हो, अपने आप रिएक्शन हो जाता है। मतलब फ्लोरीन की हाइड्रोजन के साथ रिएक्टिविटी वेरी हाई है, हाईली रिएक्टिव एलिमेंट, एक्सप्लोसिव होता है भाई। और ये रिएक्शन करने के लिए थोड़ी सी लाइट होना HNO, मतलब फोटोकेमिकल रिएक्शन हो गई। ये रिएक्शन होने के लिए लाइट से काम नहीं चलेगा, थोड़ी गर्मी देना पड़ेगा, हीट। और ये इतना लेस रिएक्टिव है कि 444 डिग्री सेंटीग्रेड में हीट कराओ तब जाके ये कंबाइन हो गया। मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है सर? एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप, बोलो बेटा सर, एज वी आर कमिंग डाउन द ग्रुप आपको क्या समझ में आ रहा है? रिएक्टिविटी यस डिक्रीजेस। तो बेटा रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। reactivity decreases down the group, मतलब which is more reactive sir? yes sir, which is more reactive बेटा? फ्लोरीन इज मोर रिएक्टिव, आप जानते हो हाईली एक्सप्लोसिव बेटा इसकी रिएक्शंस। ऑर्गेनिक में तो स्पेशली फ्लोरीन की रिएक्शंस नहीं करते। अगर आपको याद होगा हमने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक पार्ट कंप्लीट किया है हैलो अल्केन एंड हैलो अरीन्स में। बेटा आप RCl बना सकते हो, अल्काइल क्लोराइड बना सकते हो, अल्काइल ब्रोमाइड भी बना सकते हो, बट अल्काइल फ्लोराइड और अल्काइल आयोडाइड नहीं बना सकते। अभी अल्काइल आयोडाइड बनाने के लिए आपके पास हैलोजन एक्सचेंज की रिएक्शंस थी,
कॉल्ड एज ए व्हाट, फिंकिल्स्टीन रिएक्शंस। और हाइड्रो अल्काइल फ्लोराइड बनाने के लिए आपके पास हैलोजन का रिएक्शन था, कॉल्ड एज ए व्हाट, श्वार्ट्ज रिएक्शंस। ये बेटा देख लीजिए। अब आयोडीन के साथ क्यों नहीं बनता, स्लो एंड रिवर्सिबल था। फ्लोरीन के साथ क्यों नहीं बनता, क्योंकि हाईली एक्सप्लोजिव था। करेक्ट है, वेरी गुड। तो अब ये जो मेथड आपने देखा है, इसमें से एक एक मेथड हम लोग लेंगे, मेथड ऑफ प्रिपरेशन में पकड़ के देखेंगे। तो सर ये प्रिपरेशन बोला गया है, क्या बोला है बेटा, प्रिपरेशन किसकी, HF की और HCl की प्रिपरेशन ले लो। किसकी बेटा, HF एंड HCl। हम लिख दें यहाँ, HF and HCl can be prepared by the following method। कैसे सर, आप फ्लोराइड ऑफ कैल्शियम ले लो, आप क्लोराइड ऑफ सोडियम ले लो, दोनों के दोनों को सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा लो, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। बेटा ये दोनों के दोनों आयनिक कंपाउंड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट होके क्या दे सकता है, पहले तो HF देगा, HCl देगा, और उससे मिलने वाला सॉल्ट देगा। भाई कैल्शियम से मिलने वाला सॉल्ट क्या, कैल्शियम सल्फेट। सर सोडियम से मिलने वाला सॉल्ट क्या, तो सर सोडियम सल्फेट। मिला लो दो, आ गया 2HCl, और यहाँ पे CaSO4 था, मिला लो Ca एंड ऑल 2HF आ गए। तो it is a method to prepare HF and HCl can be prepared by this method on reacting fluoride of calcium or chloride of sodium on combining with a concentrated sulfuric acid। वैसे ही आपका HI and HBr भी बनाते हैं। HBr and HI it can be prepared by, बेटा अगर आपको HBr और HI बनाना है तो आपको ब्रोमाइड लेना पड़ेगा सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। देखो बेटा मैं ले रहा हूँ NaBr, एंड इंस्टेड ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 ले लूं, बेटा इट इज ऑक्सी एसिड ऑफ फास्फोरस होता है, राइट। तो आपको देगा एज ए HBr। सुनो रिएक्शन बड़ा इंटरेस्टिंग है, HBr देगा, साथ में सोडियम का फॉस्फेट देगा Na3PO4। लेकिन आप कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 के बजाय इंस्टेड ऑफ दैट सल्फ्यूरिक एसिड ले लो, सोडियम ब्रोमाइड ही होगा, राइट। एंड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ले लो आप, बेटा अब भी HBr ही आएगा, लेकिन साथ में उसका सॉल्ट आएगा, क्या, Na2SO4। तो सर ये दोनों मेथड से तो आपने HBr बना लिए। बेटा यहाँ पर आप H3PO4 लेके अगर HBr बनाते हो तो यहाँ पर वाटर जो मिलेगा, वाटर उसकी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ज्यादा होगी देन द सल्फ्यूरिक एसिड। लेकिन कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड लेते हो ना, तो इट एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। हेंस इन केस ऑफ HBr, अगर आपको HBr इससे बनाना है कि इससे बनाना देखना है, तो आप बोलोगे आप ये मेथड प्रेफरेबल है बेटा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ HBr कंपेयर टू दिस वन, क्योंकि ये सल्फ्यूरिक एसिड जो है इट एक्ट एज ए व्हाट, स्ट्रॉन्ग डिहाइड्रेटिंग एजेंट। बेटा डिहाइड्रेटिंग एजेंट मतलब ये भी है, बट इसकी स्ट्रॉन्ग होने के कारण जो भी आपको मॉइस्चर मिलेगा वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करके आपको प्योर फॉर्म ऑफ HBr देगा। ले लो बेटा इसका रिएक्शन लिख लो। देखो बेटा यहाँ पे आप यहाँ से भी HBr बना रहे हो, आप यहाँ से भी HBr बना रहे हो, तो यहाँ पर अगर आपको किसी ने पूछा कि कॉन्सेंट्रेटेड H3PO4 कैसा है, तो बेटा इट एक्ट एज ए वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सल्फ्यूरिक एसिड। क्योंकि वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट देन सल्फ्यूरिक एसिड होगा तो ये जो मिलने वाला HBr आपका होगा ये होगा प्योर फॉर्म।
और सल्फ्यूरिक एसिड से मिलने वाला जो HBr होगा बेटा, ये होगा HBr विथ ब्रोमीन। मतलब यहां से आपको HBr जो मिलने वाला है वो आपको प्योर फॉर्म में नहीं मिलेगा। अगर वही रिएक्शन में NaI के साथ करा लूं तो यहाँ पर HI मिलेगा प्योर फॉर्म, लेकिन सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में HI मिलेगा विद आयोडीन। इसीलिए कहते हैं बेटा, जब भी आपको HBr या HI बनाना है तो आपने वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H3PO4 को यूज करना है। तो आई शुड राइट दिस पॉइंट ऑन दिस पार्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप लोग। कंफ्यूजिंग है ना, पर कुछ नहीं होता बेटा, ऐसी चीजें कोई तो याद करना है। दोनों मेथड से HBr तो दिख रहा है, लेकिन दोनों मेथड में कौन सा मेथड ज्यादा सुटेबल है तो मैं एक्सप्लेन करा लूं। ये देखो, दोनों मेथड में आपने वो मेथड यूज करना है जहां पर आपने वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किया हो। हाँ बेटा, वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो ऐसा एक स्टेटमेंट ही बना लो ना बेटा, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ HBr and HI we have to use a weaker oxidizing agent like H3PO4 instead of concentrated H2SO4. हाँ बेटा, HBr and HI बनाते वक्त में we have to use weaker oxidizing agent like H3PO4 because with the concentrated H2SO4 we are getting mixture of HBr with bromine and HI with iodine, which is impure form. कैसे होगा बेटा ये impure form? तो याद रखना बेटा, जब भी आपको HBr या HI बनाना हो तो आपने वीकर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक H3PO4 को यूज करना है, ना कि H2SO4 को। गॉट द पॉइंट? क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है बेटा, और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मतलब क्या होगा, यहाँ पर आपको जो हाइड्रोजन हैलाइड देगा साथ में उसके हैलोजन भी दे देगा। इसीलिए हमको लगता है कि स्ट्रॉन्ग कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज करके हमको HBr आसानी से मिलेगा, बट उसके साथ में उसके हैलोजेंस भी दे देगा, तो ये इम्प्योर फॉर्म होगा और ये प्योर फॉर्म होगा। ले लो बेटा इसका स्क्रीनशॉट। चलो सर, इनकी प्रॉपर्टीज भी देखें। प्रॉपर्टीज मतलब HF, HCl, HBr, HI, इनका फिजिकल स्टेट क्या होगा, राइट? चलो ये देखेंगे। बेटा HF कैसा हो या कैसा है तो बोलो सर लिक्विड है। HCl, HBr, HI कैसे है? वेरी गुड बेटा। आयोडीन बेटा सॉलिड होता है, ब्रोमीन लिक्विड होता है, पर इनसे मिलने वाले हाइड्रोजन हैलाइड्स ये कैसे होते हैं? ये गैस के फॉर्म में होते हैं। थोड़ा सा ये लग रहा है ना। आप बोलोगे HF लिक्विड क्यों है, तो मैं बोलूं ड्यू टू टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा जिसकी टेंडेंसी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की हो वो कैसा एग्जिस्ट करेगा?
एसोसिएटेड लिक्विड के जैसा है। और ये जो लिक्विड बन रही है कहां पर, एट 273 केल्विन में आती है बेटा। यस, इट इज एट व्हाट, 273 केल्विन में। अगर एच की बात करो तो इसकी बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है, लिखा लो एच एफ इट हैज लो बॉइलिंग पॉइंट। हाँ बेटा, बॉइलिंग पॉइंट आसपास उसकी 278 केल्विन कुछ है, लो बॉइलिंग पॉइंट दैट इज 278 केल्विन। सर आपने बोला यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है करके लिए एसोसिएट लिक्विड फॉर्म कर गया। हाँ बेटा, लेकिन उसकी बॉन्ड एनर्जी इतनी कम है कि इजीली वो बॉन्ड टूट जाएगा एंड इट हैज अ लेस बॉइलिंग पॉइंट, राइट। अच्छा, ये जो HF एग्जिस्ट कैसा करता है, तो इट एग्जिस्ट एज ए लिक्विड ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हमने बोला है ना, उसका एग्जैक्ट फॉर्म मैं बता रहा हूँ, सुनो। हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसे आते हैं HF के, देखो ये फॉर्म आ गया, फिर H आ गया, फिर फ्लोरीन आ गया। अब देखो ये नीचे गया, अब इसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऊपर चल रही है। बेटा ये एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब इसकी जो पोजीशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, कैसी होना चाहिए, जिगजैग पोजीशन। ये IIT मेंस में पूछा गया था, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसी होनी चाहिए, जिगजैग। और ये जिगजैग पोजीशन में जो एग्जिस्ट कर रहा है, ऐसे स्टेट को हम कहते हैं द एग्जिस्ट एज ए सॉलिड स्टेट, राइट। देख लीजिए बेटा, मतलब ये सारे हैलाइड्स की बॉइलिंग पॉइंट में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसकी होगी, एक सेकंड बेटा। बेटा इट इज ए लो बॉइलिंग लिक्विड कर सकते हैं। अब देखिए बॉइलिंग पॉइंट की ऑर्डर फॉर द हैलाइड ऑफ 17 ग्रुप एलिमेंट, जहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसकी बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा। और आप जानते हो HCl, HBr, देन HI एंड देन HF। बेटा जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ेगा, मोलार मास बढ़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा। HF की बॉइलिंग पॉइंट कम होनी चाहिए, बट यहाँ HF की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा आ गई। रीजन, ड्यू टू व्हाट, ड्यू टू इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। बेटा इसकी टेंडेंसी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाने की है, हेंस इट एग्जिस्ट एज ए व्हाट, एज ए हायर बॉइलिंग पॉइंट। बेटा पोलैरिटी देखो या डायपोल मोमेंट देखो, पोलैरिटी या न्यू कॉल्ड एज ए डायपोल मोमेंट देखो। बेटा डायपोल मोमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज होती है। तो देखिए बेटा HF, देन HCl, देन HBr, देन HI। ये पार्ट आपने केमिकल बॉन्डिंग में भी पढ़ा था, याद है, ऐसे कुछ था बेटा कि डायपोल मोमेंट इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन द चार्ज, है ना, दैट इज डिस्टेंस एंड चार्ज प्रेजेंट ओवर इट। तो ये चार्ज हो गया, ये डेल्टा इज द चार्ज एंड L इज द लेंथ, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्ज। भाई आपको लग रहा है इनकी इनकी लेंथ ज्यादा, तो डायपोल मोमेंट ज्यादा होना चाहिए। बेटा यहाँ पर है ना, चार्ज इज द डोमिनेंट फैक्टर होगा, दैट मीन्स फ्लोरीन पे F नेगेटिव, आयोडीन पे I नेगेटिव, ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव चार्ज उतनी ज्यादा डायपोल मोमेंट, उतनी ज्यादा पोलैरिटी HF की होगी, राइट। इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी पकड़ लो बेटा, इसके बाद थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द हाइड्राइड और वी कैन से द हैलाइड्स ऑफ दिस ग्रुप एलिमेंट। तो बेटा ये देखो, जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन हो उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, और जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड हो उतनी थर्मल स्टेबिलिटी होगी। HCl, HBr एंड HI, आई रिपीट अगेन बेटा, जितनी ज्यादा पोलैरिटी उतना ज्यादा अट्रैक्शन, जितना ज्यादा अट्रैक्शन उतना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, जितना स्ट्रॉन्गर बॉन्ड उतनी ज्यादा एनर्जी लगेगी तोड़ने के लिए, तो थर्मली मोर स्टेबल, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या कर गई, डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। अब रिड्यूसिंग पावर आप जानते हो, जिसकी टेंडेंसी हाइड्रोजन देने की ज्यादा है
उसकी रिड्यूसिंग पावर ज्यादा होगी। तो बेटा आप जानते हो एज वी आर कमिंग डाउन दी ग्रुप bond length increases, tendency to give hydrogen increases, इसका मतलब रिड्यूसिंग पावर भी इंक्रीजेस है, इसीलिए कहते हैं बेटा एच आई एक्ट एज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन दैट ऑफ एच एफ। देख लो बेटा इसे। फिर आएगा एसिडिक नेचर, फिर आएगा एसिडिक नेचर, बेटा यही लिख दूं मैं, एसिडिक नेचर। बेटा जिसकी टेंडेंसी H प्लस देने की ज्यादा हो उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा। तो एच एफ एच सी एल एच बी आर एंड एच आई में देखो, एच आई में बॉन्ड टूटेगा, इट गिव्स H प्लस एंड इजीली एच आई बिकम स्ट्रॉन्गर एसिडिक देन दैट ऑफ एच एफ। द एसिडिक नेचर आल्सो इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। तो इसका मतलब क्या हो गया बेटा, आपका एच एफ कैसा है, तो बोलना सर एच एफ इज ए वीकली एसिडिक ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपका हेंस वी कैन से एच एफ is weakly acidic, weakly acidic due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग। मतलब आपके ये देखो H और F में हाइड्रोजन बॉन्ड, H और F में हाइड्रोजन बॉन्ड, तो बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के कारण इसकी टेंडेंसी H प्लस देने की बहुत कम है, हेंस इट इज ए वीकली एसिडिक इन नेचर। ले लो बेटा यहां तक लिख लो। बेटा कोरोसिव नेचर देखिए, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये भी उसमें। कोरोसिव नेचर हम बोलेंगे ऑल हाइड्रोजन हैलाइड्स आर कोरोसिव, all HX are corrosive, but HF is highly corrosive. But HF is highly corrosive. मतलब HF cannot be stored in metal container. HF cannot be stored in metal container, right? Or it cannot be stored in glass vessel. क्योंकि अगर आप HF को किसी ग्लास वेसल में स्टोर करो, ग्लास वेसल इज नथिंग बट अ सिलिकेट ऑफ सोडियम बेटा, Na2SiO3, और आपने HF को स्टोर करा लो तो क्या होगा, इनमें रिएक्शंस हो जाएंगी। बड़ा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है बेटा, और बना लेगा यस सिलिकेट Na2SiF6, Na2SiF6, बाकी के रिमेनिंग वाटर मॉलिक्यूल बाहर, सोडियम सिलिकेट बना लिया। मतलब इसको कहते हैं इचिंग ऑफ ग्लास। HF ग्लास को भी कोरोसिव, मतलब ग्लास के साथ इसकी नेचर इतनी कोरोसिव है बेटा हाईली, कि आप मेटल कंटेनर में स्टोर नहीं कर सकते, ग्लास वेसल में भी नहीं कर सकते। ग्लास वेसल में करा लो, इचिंग ऑफ ग्लास हो गया, क्योंकि ये आपका सोडियम सिलिकेट को, राइट, सोडियम क्या बना लिया, Na2SiF6 सिलिकेट में बना लिया, Na2SiO3 कन्वर्टेड इनटू Na2SiF6। HF इज स्टोर्ड कहां पर, प्लास्टिक बॉटल में स्टोर किया जाता है, विच इज मेड अप ऑफ ए गुट्टा पर्चा, ये याद रखना बेटा। तो HF is stored in plastic vessel या plastic bottle which is made up of gutta
पर्चा एक पॉलीमर है बेटा ये। अब पॉलीमर चैप्टर जब पढ़ेंगे ना तो वहां बताऊंगा मैं बुड्ढा पर्चा। तो इस पॉलीमर से जो बने हुए बॉटल्स होंगे उसमें आपको HF को स्टोर कर सकते हो, वो उसको कोरोसिव उसको कोरोड नहीं करेगा। इज इट क्लियर? तो यहां तक जो हमने देखे बेटा, इट इज ए प्रॉपर्टीज ऑफ ए हैलोजन। अब और एक प्रॉपर्टी आएंगी दैट विल बी कॉल्ड एज एन व्हाट, द ऑक्साइड्स ऑफ द दिस ग्रुप एलिमेंट। एक्चुअली ये जो ऑक्साइड होते हैं ना, अब फ्लोरीन के ऑक्साइड O2F2 OF2, क्लोरीन के ऑक्साइड, तो ये जो ऑक्साइड का जो पार्ट है ना विल सी इन अवर नेक्स्ट क्लास। तो आप यहाँ तक देख लीजिए बेटा, और एक बार देख के प्लीज वंस यू रिवाइज द एनसीईआरटी, मेरे नोट्स के साथ एनसीईआरटी रिवाइज जरूर कीजिए बेटा। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। बेटा अभी जो ले लिया है, अभी जो एग्जाम है आई मीन कमिंग संडे को जो एग्जाम होने वाला है वीकेंड एग्जाम, उसमें मैंने पी ब्लॉक दिया हुआ है। तो आप लोग कंफ्यूज मत हो जाना कि पी ब्लॉक मतलब कितना सारा पी ब्लॉक, नहीं बेटा। द पी ब्लॉक इज अप टू द सैटरडे, जितना मैं फिनिश करूंगा उतना पी ब्लॉक। ऑब्वियसली 15 ग्रुप पूरा हो गया है, 16 ग्रुप भी पूरा हो गया है, 70 ग्रुप रनिंग है। तो जहां तक मुझे याद है 17 ग्रुप सैटरडे तक हो जाएगा। तो 15 16 17 तीनों पी ब्लॉक आपने एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है, एंड बेस्ड ऑन दैट we'll get the questions. Right, beta? Thank you, beta. Thank you very much. Have a great day. Take care. Bye.